दोस्तों, नव्या की कहानी के 29वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को अगर आपको अच्छी लग रही है तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अभिनव के व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा था। जब अभिनव ने मैसेज खोला तो शिवा ने उसकी और नव्या के मंडप में बैठी हुई ढेर सारी फोटोज भेजी थी। अभिनव ने एक क्यूट सी इमोजी उसे वापस भेज दी। अगली सुबह मानवी विदा हो गई। घर में इतने दिनों के शोर शराबे और चहल पहल के बाद आज एकदम सन्नाटा था। मेहमान एक एक करके विदा किए जा रहे थे। चूंकि अगले दिन फैक्ट्री की जमीन का भूमि पूजन होना था, इसलिए अभिनव और उसका परिवार वहीं गांव में रुका हुआ था। पूरे दिन घर की व्यवस्था की गई और थके हुए परिवार ने जमकर आराम किया। अगले दिन भूमि पूजन के लिए पूरा घर तैयार हुआ और अभिनव और उसका पूरा परिवार भूमि पूजन के बाद वहीं से अपने घर के लिए निकलने वाले था। इसलिए अभिनव और नव्या ने अपनी सारी पैकिंग कर ली थी। अभिनव कार में नव्या का वेट कर रहा था। नव्या ने सुर्ख लाल रंग की जंजट की दाढ़ी और लाल चूड़ियों का सेट पहना हुआ था। बालों में लंबी सी चोटी उसकी कमर तक झूल रही थी और बीच मांग में सिंदूर और उसकी खूबसूरती ने चार चांद लगा दिए थे। अभिनव उसकी खूबसूरती में खोया हुआ था। नव्या कार में बैठते ही सीट बेल्ट खोलकर बांधने लगी, तभी अचानक अभिनव ने हाथ पकड़कर सीट बेल्ट उसके हाथों से छीन ली। अरे अरे, शिवा ने बोला था यह लगाना बहुत जरूरी है। शिवा की ऐसी की तैसी। अभिनव नव्या के ऊपर झुका और सीट बेल्ट बांधने लगा। जब अभिनव नव्या की कमर तक सीट बेल्ट बांध रहा था तब नव्या को अपने पेट पर गुदगुदी सी महसूस हुई। अभिनव जानबूझकर अपनी उंगलियां नव्या के पेट पर फिरा रहा था। नव्या को हंसी आ रही थी। नव्या की हंसी को देखकर अभिनव अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और अभिनव ने अपने होठों को नव्या के गालों पर रख दिया। तुम इतनी हंसती क्यों हो? अभिनव ने उसके गाल पर अपने होठ को सहलाते हुए पूछा। क्योंकि मुझे हंसी आ जाती है, मैं क्या करूं? नव्या ने बहुत ही मासूम चेहरा बनाकर कहा। अभिनव नव्या के बाल कान के पीछे करता हुआ नव्या के होठों की तरफ बढ़ जाता है। सुनिए, मम्मी पापा पीछे वाली कार में ही है। चलिए वरना वो आ जाएंगे। अभिनव नव्या के ऊपर से हटता हुआ पहले ही कार के शीशे पर नॉक हुआ। अगर रोमियो ने जूलियट की सीट बेल्ट बांध दी हो तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? शिवा खुराफाती हंसते हुए बोला। नव्या और अभिनव दोनों एक साथ बोल पड़ी। तुम? क्यों? क्योंकि मॉम डैड की कार में नव्या के मम्मी पापा बैठे हैं, इसलिए आप लोगों को अपने टेस्टी कबाब में इस हड्डी को जबरदस्ती घुसेड़ना पड़ेगा। और एक्चुअली एक नहीं दो हड्डियां हैं। नव्या का भाई भी हमारी कार में ही आएगा। अभिनव ने बाहर देखा। शिवा के पीछे खड़ा देवा दांत निपोर कर हंसे जा रहा था। अभिनव को लगा कि नव्या अकेले कार में जाएंगे और लेकिन उन्हें अपने साथ दो दो जोकरों को भी साथ लेकर जाना होगा, ये सोचकर उसका मुंह बन गया। खैर, दोनों कार में बैठ गए। देवा तो बस कार में बैठने का आनंद लेना चाहता था। वो आराम से सीट पर पसर कर बैठ गया। जीजा कोई गाना चलाओ बढ़िया वाला अपने टीवी पर, देवा ने कहा तो अभिनव ने एली गैल्डिंग का लव मी लाइक यू टू डू सॉन्ग प्ले कर दिया। ये गाना अभिनव को सुनना बहुत पसंद था। सॉन्ग प्ले करने के बाद अभिनव नव्या की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। नव्या भी उसे देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। कैसा लगा? अभिनव ने नव्या के से धीरे से पूछा। कहा, गाना और क्या, ये गाना है? हमें लगा लड़की अंग्रेजी में समाचार सुना रही है। अभिनव को गुस्सा आ रहा था। उसने नव्या को देखकर गंदा सा मुंह बना लिया। गाना देवा और नव्या दोनों के सर के ऊपर से जा रहा था। देवा बगल में बैठे शिवा से बोला। काहे भैया, ये लोंडिया क्या कह रही है? इधर मर्द इसे छोड़कर भाग गया क्या? देवा की बातें सुनते ही अभिनव ने गाड़ी रोकी और अपना सर पीट लिया और अभिनव देवा को गले से पकड़ने के लिए आगे बढ़ा पर शिवा बीच में आ गया। अरे भैया, कूल कूल। शिवा समझ गया कि दोनों के टाइप वाला सॉन्ग नहीं है। वो झट से बोला, भैया मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट कीजिए, मैं सॉन्ग प्ले कर रहा था। अभिनव ने अपना गुस्सा शांत किया और शिवा से कहा था कि वो काम चुपचाप कर दिया करे और अभी शिवा ने यूट्यूब खोलकर तेरी आंखा का यू कोजल बजा दिया। नव्या खुशी के मारे उछल पड़ी और उसके बाद नव्या, देवा और शिवा अभिनव की कार का डांस फ्लोर समझकर उत्पात मचाए हुए बेचारे अभिनव की गाड़ी चलाना दोबर कर दिया। अभिनव ने देवा शिवा को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो नव्या की बेफिक्री से डांस करता हुआ देखकर मुस्कुरा रहा था। अभिनव ने नव्या का हाथ पकड़कर खींचा। वो बिल्कुल उसके चेहरे के करीब आ गई। अभिनव उसके कानों में फुसफुसाता हुआ बोला, घर पहुंचकर तुम्हें मेरे लिए बिल्कुल ऐसे ही डांस करना होगा, सिर्फ मेरे लिए। अच्छा जी। हाँ जी नव्या जी, आपको घर पहुंचकर मेरे लिए और बहुत कुछ भी करना होगा। उसकी मदहोशी भरी आवाज ने नव्या के बदन में गुदगुदी सी कर दी। वो शर्मा कर पीछे हटकर अपनी सीट पर बैठ गई। शिवा जो जासूसी भरे अंदाज में सीट से लटक कर उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। देवा ने उसकी टी शर्ट खींचते हुए बोला, ओ देखो भैया को। देवा
ने नव्या और अभिनव की बातें सुन रहे शिवा की खोपड़ी पकड़कर कार की खिड़की के पास घुमा दी। अभिनव और नव्या दोनों पीछे मुड़कर देखने लगे। अबे कौवा नहीं देखा क्या अपने अपनी जिंदगी में? शिवा ने देवा को न झिड़झिड़कते हुए बोला। हाँ तो कबूतर कबूतरी भी तो बहुत देखे होंगे ना, कहा उनकी गुटरगू में टांग अड़ा रहे। देवा ने चोर नजर से नव्या अभिनव को देखते हुए कहा तो शिवा की हंसी छूट गई। अचानक देवा को कुछ याद आया और वो अभिनव के कान के पास आकर धीरे से बोला, जीजा आप ठाकुर साहब से मिलने को बोले थे, आज ही मिल लो। लक्ष्य कहीं बाहर गया है, जल्दी ही लौटेगा। अच्छा किया बता दिया, मैं तो भूल ही गया था। तब तक सब फैक्ट्री वाली जमीन पर पहुंच गए थे। पंडित जी ने राघव और आरती के साथ एक पूजा के लिए बैठने को कहा। यह जमीन मैंने अपने बेटे के लिए ही खरीदी है, इसलिए फैक्ट्री की नींव वही रखेगा। अभिनव ने नव्या को अपने बाएं में बैठने का इशारा किया और जैसे ही नव्या उसके करीब आकर बैठी, अभिनव उसके कान में बोला, देखो मैंने शादी का पहला वचन निभा दिया। यह हमारी शादी के बाद मेरा पहला शुभ काम है जिसमें तुम मेरी हिस्सेदार हो और आगे भी रहोगी हमेशा के लिए। नव्या को बस अपने सारे ख्वाब पूरे होते नजर आ रहे थे। उसने हमेशा यही तो चाहा था कि उसे पूरे हक मिल रहा था। भूमि पूजन के बाद राघव पंडित जी से बोले, बस भाई साहब अब लोग हम हाईवे तक ही आ गए हैं, तो यहीं से शहर चले जाएंगे, फिर जल्द मुलाकात होगी आपसे। अभिनव को अभी कुछ काम बाकी था। आखिर उसे रणदीप ठाकुर से जो मुलाकात करनी थी उसने बीच में ही टोक दिया। डैड मेरा कुछ काम बाकी रह गया, मैं सोच रहा था आज के दिन ही निपटा कर आ ना पाऊं। जैसे ही अभिनव ने कहा, सब हैरानी में उसे देखने लगे। भाई आपने सारिका की फैमिली से भी मिलना है, आप भूल रहे हैं शायद। शिवा ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, मैं कल सुबह घर आ जाऊंगा, सबसे पहले वहीं आऊंगा। अभिनव ने कहा, भाई कल एंगेजमेंट है, आप इतनी जल्दी सब कैसे मैनेज कर पाओगे? शिवा ने कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? अभिनव ने विश्वास दिलाते हुए कहा। इन सब की बातचीत चल रही थी, नव्या के पिताजी बीच में ही बोल पड़े। अरे भाई साहब जब अभिनव बाबू को काम है तो आप सब भी एक दिन हमारे साथ रुक जाइए। वैसे भी शादी की तैयारियों में आपकी मेहमानवाजी भी तो नहीं कर पाई। राघव ने थोड़ी सी नुकुर की तो लेकिन पंडित जी को बार बार कहने पर वे मान गए और सबके साथ वापस घर लौट गए। वापस आते ही अभिनव देवा के साथ कार में बैठकर ठाकुर साहब की हवेली की तरफ बढ़ गया। घर में काफी चहल पहल थी। घर की सजावट की जा रही थी मानो किसी बड़े फंक्शन की तैयारी चल रही हो। देवा को कुछ खास नहीं पता था। दोनों कार से उतरकर अंदर पहुंच गई। एक भारी भरकम रोबदार व्यक्तित्व वाला बड़ी बड़ी मूछों वाला इंसान एक सफेद कुर्ता पजामे हवेली के मुख्य हाल में बीचों बीच सफेद सोफे पर बैठा हुआ था। यही है जमींदार साहब, देवा ने धीरे से अभिनव के कानों में कहा। जैसे ही देवा ने अभिनव को जमींदार साहब के स्वभाव के बारे में बताया था, अभिनव ने आगे बढ़कर सम्मानित उनके पैर छू लिए। वे इस तरह से एक अजनबी नौजवान के पैर छूते देखकर चौंक गए और देवा अभिनव को पीछे खड़ा था। आप कौन? पहचाना नहीं मैंने। रणधीर जी बोले, मैं अभिनव राव ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का एमडी, साथ ही यहाँ के मुखिया जी का दामाद हूँ। आपके बारे में सुना था, मिलने की इच्छा हुई तो चला आया। अभिनव राव सुनते ही रणदीप चौहान थोड़े से गंभीर हो गए, लेकिन बहुत ही कोमलता से अभिनव को बैठने के लिए बोला। जी कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अभिनव घर के साथ सजावट देख रहा था। वो हंसते हुए बोला, लगता है कुछ गलत टाइम पर आ गया, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, मेरी बेटी शहर से वापस आई है कल, उसकी गोद भराई है, बस उसी की तैयारियां चल रही थी। अभी अभी बातचीत चल ही रही थी कि सुंदर से हल्के नीले रंग में अनारकली कुर्ते और लेगिंग में ठाकुर साहब की बेटी चाय नाश्ते की ट्रे लेकर हॉल से बाहर आई। उस पर नजर पड़ते ही अभिनव के मुंह से निकल पड़ा, तुम? अभिनव चौंक कर रह गया। अभिनव किसे देखकर हैरान हो गया था। आखिर कौन है ठाकुर साहब की बेटी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, नव्या की कहानी के 30वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सर आप? वो लड़की भी चौंकते हुए बोली। माहौल उलझन भरा हो चुका था। दरअसल रणदीप की बेटी लक्ष्य की बहन कोई और नहीं बल्कि अभिनव की पर्सनल असिस्टेंट सारिका ही थी। सारिका बेटा, तुम इन्हें जानती हो? ठाकुर साहब ने अपनी बेटे से पूछा। हाँ हाँ पापा, ये मेरे बॉस है। रणदीप ने जानकर घबरा गई कि नव्या का पति सारिका का बॉस है और कहीं न कहीं उनके मन में लक्ष्य का डर समाया हुआ था और वह जानते थे कि लक्ष्य ने जानकर जरा भी खुश नहीं होगा। वो तो पहले ही सारिका के नौकरी करने के खिलाफ था। सारिका भी अभिनव को वहां देखकर घबरा गई कि वो अपने भाई का नेचर अच्छी तरह जानती थी। कहीं लक्ष्य अभिनव को कुछ उल्टा सीधा न बोल दे, क्योंकि वो अभिनव की बहुत इज्जत करती थी।
लेकिन सारिका और सारिका के पिता दोनों में से कोई भी नहीं जानता कि अभिनव और लक्ष्य की एक खतरनाक मुलाकात पहले हो चुकी थी, जिसमें अभिनव ने लक्ष्य को धूल चटा दी थी। अभिनव ने सबके चेहरे पढ़ लिए। वहां खड़े हर शख्स के चेहरे पर लक्ष्य का डर साफ दिख रहा था। वजह थी कि अभिनव का मुखिया जी के परिवार से संबंधित होना, जिसने लक्ष्य की हमेशा से दुश्मनी रही। उससे भी बड़ी वजह थी कि वो नव्या का पति था, जिसे लक्ष्य बचपन से चाहता था। सारिका, तुमने अपने पिता को सब कुछ बताया क्यों नहीं? अभिनव ने सख्त लहजे में पूछा। वो वहां रणदीप से लक्ष्य के बारे में बात करने आया था, लेकिन सारिका को देखते ही उसका ट्रैक चेंज हो गया। रणदीप ने हैरानी में सारिका से पूछा, ये किस बारे में बात कर रहे हैं सारिका बेटा? अभिनव ने ठाकुर साहब की बात सुनकर, और सारिका के चेहरे पर पसीना आ रहा था, वो अपने पिता की तरफ देखकर और घबरा गई और अभिनव को चुप रहने का इशारा करने लगी। लेकिन अभिनव को न चुप रहने का ठाह नहीं लिया था। बोलो, तुम बताओगी या मैं बता दूं? जल्दी बोलो। सारिका के गले में टप टप के पसीने की बूंदें टपक रही थी। बहुत हिम्मत करके उसके गले से आवाज निकली, सर आप वापस चले जाइए सर, यहाँ आपका रहना ठीक नहीं है। नहीं, अब तो मैं यहाँ से सारी बात क्लियर करके ही जाऊंगा। अभिनव से ज्यादा जिद्दी इंसान तो इस दुनिया में दूसरा भगवान ने बनाया ही नहीं था। सारिका उसका स्वभाव खूब जानती थी। वहां के माहौल को देखकर सारिका का पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। तो बताइए क्या बात है? रणदीप ने अभिनव के मुखातिब होते हुए बोले। आपने अपनी बेटी से पूछा है वो इस शादी के लिए तैयार है भी या नहीं? रणदीप उसकी बातें सुनकर हंसने लगे। अभिनव को उनका व्यवहार बहुत अजीब लगा। अब बिहार के लिए भी हमें अपनी लड़की की इजाजत लेनी होगी। इतने बुरे दिन नहीं आए कि हमें अपने लड़के से पूछना पड़े कि वो किसके साथ घर जाएगी। रणदीप की इतनी पिछड़ी सोच देखकर अभिनव भौचक्का रह गया। उसके गुस्से का पारा धीरे धीरे चढ़ने लगा था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। भला शादी के लिए भी कोई लड़के से पूछता है क्या? ये तो भेड़ बकरियां है ना, उठाओ और किसी के खूंटे से बांध आओ। इनमें इच्छाएं उम्मीदों जैसा कुछ भी होता कहाँ है? इन्हें तो बस शादी करके बच्चे पैदा करने हैं और अपनी पूरी जिंदगी घर की चार दीवारों में कैद रहना है बस। इसलिए तो भगवान ने लड़कियां बनाई है। सही कह रहा हूं ना ठाकुर साहब? अभिनव ने व्यंग्य बाण सीधा रणदीप के सीने में उतर रहे थे। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। देखिए अभिनव, माँ बाप की जिम्मेदारी लड़की को अच्छा पढ़ाने लिखाने की होती है, जो मैंने पूरी कर दी। शहर भेज दिया, अपनी इच्छा से उसे नौकरी भी कर लेने दी। हमें गर्व है, हमारी बेटियां ने हर जगह हमारा मान रखा। हम अच्छा परिवार देखकर उसका रिश्ता करा रहे हैं। इसमें आपको क्या कष्ट है? रणदीप ने कहा तो अभिनव एक टूक सारिका को देखे जा रहा था। सारिका वहां पर बुत सी बनी खड़ी थी और सब सुन रही थी। अभिनव को विश्वास नहीं हो रहा कि जो लड़की ऑफिस में इतने सिंसियरिटी से हर बात क्लाइंट्स को समझाती है, वो यहाँ अपनी पूरी जिंदगी के सवाल पर चुप्पी साधे खड़ी है। अभिनव को अब सारिका पर भी गुस्सा आ रहा था। उसे देवा की कई बातें याद आने लगी। जमींदार साहब ने अपनी लड़की शहर भेज दी ताकि लक्ष्य की परछाई से दूर रख सके। हाँ, अगर वो छोटी सोच वाले इंसान होते तो अपनी लड़की को शहर नहीं भेजते और इतना छूट नहीं देते। अभिनव ने बहुत ही धैर्य से धरकर सोचा और फिर ठाकुर साहब के कंधों को पकड़कर सोफे पर बैठा दिया। सर, मुझे कोई कष्ट और आपत्ति नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने अपनी बेटी को शहर भेजकर इतनी अच्छी पढ़ाई के लिए किस लिए करवाई थी? ताकि ताकि समाज में अच्छा स्थान बना सके, किसी अच्छे पद पर काम कर सके। तो फिर आज आप उसकी शादी ऐसी जगह पर कर रहे हैं जहां कोई उसे शादी के बाद नौकरी नहीं करने देगा। उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी सारी काबिलियत धरी की धरी रह जाएगी। और मैं सारिका का बॉस होने के नाते आपको बहुत खुशी से बता रहा हूं, सारिका मेरे ऑफिस की सबसे बेहतरीन एम्प्लॉय है और मैं उसे आगे प्रमोट करना चाहता हूं ताकि वो और अच्छा कर सके। रणदीप ये सुनते ही उठ खड़े हुए। उन्होंने अभिनव के सामने हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ करिए और आप यहां से चले जाइए अभिनव बाबू। ये रिश्ता मेरे लड़के ने तय किया है और मैं उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता। यह सुनकर अभिनव को बहुत बुरा लगा। उसने एक बार फिर सारिका की तरफ देखा। सारिका की आंखों में दर्द दिख रहा था और उसने आंसुओं से उसका चेहरा भरा हुआ था। अभिनव समझ गया कि बाप बेटी दोनों लक्ष्य के आगे लाचार हैं। अभिनव ने शिष्टाचार पूर्वक आगे बढ़कर रणदीप के पैर छू लिए और सारिका की तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर देवा के साथ बाहर निकल गया। इधर घर पहुंचने के बाद शिवा अकेला पड़ गया था। वो घूमते घूमते नव्या के पास पहुंच गया। नव्या, यार मैं बोर हो रहा हूँ। एक तो भैया भी मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए, दूसरा तुम्हारे भाई को भी ले गए। बताओ कितना अच्छा एंटरटेनमेंट होता है उसके साथ। नव्या उस कमरे में पोंछा मार रही थी। वो मुड़कर हंसते हुए बोली, वाह, घुमाओ पिताजी के साथ। आम के पेड़ भूल रहे हैं, कच्ची अमिया खाने को मिलेंगी। तुम चलो ना यार, पिताजी के साथ मजा नहीं आएगा। वो कुछ बोलती इसके पहले ही अचानक उसे कुछ याद आ गया। वो झट से हाथ धोकर आई और बोली,
शिवा, तुम्हारे भैया बता रहे थे कि कोई लड़की पसंद की है तुमने। नव्या ने अचानक इस सवाल से शिवा थोड़ा चौंक गया। फिर सोचने लगा, ओह, कुछ दिनों में तो इनका रिलेशनशिप इतना सीरियस हो गया कि भैया इनसे अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करने लगे। वो मुस्कुराने लगा और बोला, हाँ नव्या, मैंने पसंद तो कर लिया, बस उस लड़की ने अभी तक मुझे पसंद नहीं किया। अरे काहे, इतने अच्छे तो हो तुम, तुम्हें कोई ना पसंद करे उसके भाग फूटे। शिवा सारिका की शादी की बात याद करके थोड़ा सा उदास हो गया। क्या हुआ शिवा, बताओ ना, वो काहे तुम्हें पसंद नहीं करेगी। शिवा उसे बताने वाला था, तभी उसने सारिका का प्रपोज नहीं किया था, क्योंकि उसे रिजेक्शन से डर था। लेकिन उसे शैतानी दिमाग में फिर से एक खुराफात सूझी। वो क्या है ना, क्या, बोलो भी, अगर तुम चाहो तो मैं उस लड़के से बात करके उसे समझा सकती हूँ कि तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे लड़के हो, तुम्हारे भैया के बाद। शिवा ने टेढ़ा मेढ़ा सा मुंह बनाकर गुस्सा जताया तो नव्या और तेजी से हंसने लगी। बताओ ना, वो लड़की तुम्हें काहे नहीं पसंद करेगी। क्योंकि क्योंकि उस लड़की का भैया पर क्रश है और वो मरती है अभिनव भैया पर। शिवा ने आगे और नमक मिर्च मसाला डाल दिया। और क्या है ना कि नव्या, भैया भी उसे खूब लिफ्ट देते हैं। बताओ नव्या, ऐसे मैं कैसे अपनी मोहब्बत हासिल कर पाऊंगा। शिवा ने बोला और मुंह दबाकर हंसने लगा। बेचारा शिवा इस बात से अनजान था कि सारिका के नाम पर पहले ही कोई कांड हो चुका है और अब तो वो पूरी महाभारत की स्क्रिप्ट नव्या के छोटे से दिमाग में घुसेड़ चुका था। नव्या कमर पर दोनों हाथ रखकर और बिल्कुल छोटी सी एंग्री बर्ड लग रही थी। आने दो तुम्हारे भैया को, देख लूंगी इन्हें। इधर अभिनव ठाकुर साहब की हवेली से निकलकर कार में बैठा ही था कि स्टेयरिंग पर हाथ रखकर वो जोर जोर से हंसने लगा। अभिनव की हंसी देखकर पास बैठा देवा भी डर गया था। क्या क्या हुआ जीजा। अभिनव ने हंसते हुए देवा ने तरफ देखा और बोला, देवा एक बात बताओ, जिस जीजा को लक्ष्य साले जैसा साला मिलेगा, उस जीजा का क्या होगा। करम फूटे होंगे बेचारे की। और का जीजा, हम यही सोचते रहे थे। देवा की बात सुनकर अभिनव हंसी से लोटपोट हो गया। देवा अभी तक नहीं समझ पाया कि उसने इतनी फनी बात क्या कह दिया कि जो अभिनव इतना हंस रहा था। अभिनव अभी हवेली से थोड़ा आगे ही था कि एक काली स्कॉर्पियो उसकी गाड़ी के सामने आके रुक गई। इधर क्या अभिनव शिवा और सारिका की शादी करवा पाएगा या सारिका के लिए अपनी आवाज उठाएगा कि आखिर कौन है स्कॉर्पियो में। क्या होगा अब आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ।